के नाम पर आरक्षण खत्म, राजनीति शुरू। नमस्कार, आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं और बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ आपके बीच आ चुकी हूं। कर्नाटक, जहां पर चुनावी बिगुल बजने ही वाला है। कुछ ही दिनों में चुनाव आयोग की तरफ से चुनावों की तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन इससे पहले एक महत्वपूर्ण घोषणा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई और जो घोषणा की गई उसने कांग्रेस की पेशानी पर बल ला दिया है। दरअसल कांग्रेस का कोर वोट कहे जाने वाले मुसलमानों के आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया है। 4% आरक्षण को मुसलमानों से लेकर अब कर्नाटक के दो महत्वपूर्ण समुदाय यानी लिंगायत और वोक्कालिगा में बांट दिया गया है। यानी स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी अपने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे लेकर बढ़ रही है और ऐसे में कांग्रेस के पेशानी पर बल आना लाजमी है। सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के सामने ये मास्टर स्ट्रोक उस वक्त खेला है जब कर्नाटक में लगातार टीपू सुल्तान मुद्दे को आधार बनाकर कांग्रेस अपनी राजनीति करती आई है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठाया गया यह कदम क्या वाकई चुनावी ध्रुवीकरण में एक बड़ा आधार बीजेपी के लिए तैयार करेगा और मुश्किलें कांग्रेस के लिए पैदा करेगा? यह बड़ा आरक्षण क्या कहता है, आज इसी पर करेंगे खुलकर बहस। हमारे साथ जुड़ेगा कुछ खास पैनल, लेकिन सबसे पहले आइए देख लीजिए हमारी आज की ये टीजर रिपोर्ट। कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने राज्य में मुसलमानों को दिया जाने वाला 4% आरक्षण खत्म कर दिया है। सरकार ने इस आरक्षण को खत्म करके दो प्रमुख समुदायों वीरशैव लिंगायत और वोक्कालिगा में बांट दिया है। इस फैसले के साथ ही बीजेपी सरकार ने मुसलमानों को 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी में ट्रांसफर करने का फैसला लिया है। अब वोक्कालिगा समुदाय को मिलने वाला आरक्षण 4% से बढ़ाकर 6% कर दिया गया है। पंचभसालियों, वीरशैवों और दूसरे लिंगायत श्रेणियों के लिए कोटा 5% से बढ़ाकर 7% हो गया है। वहीं मुस्लिम समुदाय को अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कोटे के तहत आरक्षण मिलेगा। इस कैटेगरी में मुसलमानों को ब्राह्मणों, वैश्यों, मुदालियर, जैन और दूसरे समुदाय के साथ 10% EWS कोटे के लिए लड़ना होगा। ओबीसी सूची में श्रेणी 2B के तहत मुसलमानों के लिए आरक्षण को खत्म करने के फैसले के लिए बीजेपी की अगुवाई वाली कर्नाटक सरकार की आलोचना करते हुए कांग्रेस ने रविवार को घोषणा की कि वो कर्नाटक में पार्टी के सत्ता में आने की स्थिति में अल्पसंख्यक समुदाय को कोटा बहाल कर देगी। इसके साथ ही जानकारी ये भी है कि कुछ मुस्लिम नेता आरक्षण खत्म करने के विरोध में सड़कों पर उतर सकते हैं। देखना ये होगा कि सरकार अपने फैसले पर अडिग रहती है या विरोध होने पर घुटने टेक देती है। लेकिन इतना जरूर है, चुनावी पंडित ये मान रहे हैं कि बीजेपी ने बड़े ही स्मार्ट मूव के साथ भ्रष्टाचार के मुद्दे को अब आरक्षण की तरफ मोड़ दिया है और ऐसे में सवाल ये उठने लगा है कि क्या कर्नाटक का चुनाव भी अब हिंदू और मुसलमान के मुद्दे पर ही लड़ा जाएगा? क्या धर्म के आधार पर आरक्षण खत्म करने की शुरुआत हो चुकी है या फिर सवाल ये भी है कि धर्म के नाम पर आरक्षण तो खत्म हो गया लेकिन राजनीति की बिसात जरूर बिछ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। मित्रों, इस देश के संविधान निर्माताओं ने आरक्षण को, रिजर्वेशन को धर्म के आधार पर कभी नहीं किया, मगर कांग्रेस और उनकी साथ ही सरकारों ने वोट बैंक की लालच में रिजर्वेशन को धर्म के आधार पर करना चालू किया और कर्नाटक के अंदर 4% रिजर्वेशन धर्म के आधार पर माइनॉरिटी को किया था। बसवराज जी को लाख लाख बधाई है कि वो 4% रिजर्वेशन को उन्होंने समाप्त कर दिया और समाप्त कर वो 4% रिजर्वेशन को वोक्कालिगा और लिंगायत की कैटेगरी में डालकर उन्होंने बहुत समय के बाद रिजर्वेशन की पॉलिसी को संविधान के अनुकूल बनाने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी का ये फैसला कर्नाटक के लिए मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, क्योंकि कर्नाटक में 13% मुस्लिम समुदाय हैं, लेकिन इसके इतर देखें तो 18% लिंगायत और 15% वोक्कालिगा है, जिनको अपने पक्ष में करने के लिए, हिंदुओं को अपने पक्ष में करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बड़ा दांव खेला गया है। ये दांव चुनाव पर कितना असर डालेगा, आज होगी इसी पर चर्चा और हमारे साथ आज के पैनल में जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए रमाकांत मिश्रा जी, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए
ये प्रभात कुमार जी और जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट अविनाश सिंह जी भी इस पैनल का हिस्सा हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। तो कर्नाटक सरकार का एक महत्वपूर्ण फैसला, मुसलमानों का आरक्षण खत्म, 4% का आरक्षण और यही 4% वोकालिगा और लिंगायत समुदाय में 2-2%, 2-2% में बांट दिया गया है। और ऐसे में संदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साफ है कि चुनाव हिंदुत्व के मुद्दे पर ही भारतीय जनता पार्टी लड़ने वाली है। लेकिन ऐसे में कांग्रेस ये कह रही है कि अगर वो सरकार में आती है तो वो पूर्व स्थिति यानी मुसलमानों के आरक्षण को फिर से बहाल कर देगी। लेकिन करेगी कैसे, क्या ऐसा करके कांग्रेस हिंदुओं की नाराजगी मोल लेगी? ये तमाम जो राजनीतिक समीकरण है कर्नाटक में चुनावों की घोषणा से पहले ही बन रहे हैं। क्या कह रहे हैं कर्नाटक में ये समीकरण, आइए इसे ही जानने समझने के लिए शुरुआत करते हैं आज की चर्चा की। और सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि रमाकांत जी के पास चलते हुए, रमाकांत जी, भारतीय जनता पार्टी, एक बात तो तय है, बड़ा स्मार्ट मूव लिया भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि जिस तरीके से अब कांग्रेस की तरफ से करप्शन का मुद्दा उठाया जा रहा था, जिस तरीके से ओपीएस का मुद्दा उठाया जा रहा था, आप आरक्षण को उसका तोड़ लेकर सामने आ गए। आपको लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मास्टर स्ट्रोक है? लावनी जी, यहाँ पर देश के संविधान ने भी कभी भी धर्म के आधार पर कभी भी आरक्षण को महत्व नहीं दिया और उसमें कहीं पे भी उल्लेख नहीं है। जहां पर हम देख रहे हैं जो खास करके आर्थिक आरक्षण व्यक्ति है कि लेकिन देश में जिस तरह से कांग्रेस ने 55-60 सालों में जो राजनीति का एक जो समीकरण था ये पूरा ही बदल दिया था। आज भाजपा के ऊपर में धर्म को आगे ला करके उसके बाद राजनीति करने का जो आरोप लगाते हैं, मैं कह रहा हूं ये तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस ने जिस तरह से शुरुआत की थी, इन्होंने ही कहा था, इन्हीं का कथन है, इन्हीं का वक्तव्य है। इन्होंने कहा था देश के संसाधनों के ऊपर में पहला अधिकार किसका है ये हम सब जानते हैं, ये कांग्रेस का कथन रहा है। तो खास करके मैं कह रहा हूं कर्नाटक ही नहीं बल्कि और भी क्षेत्रों में और भी प्रदेशों में हमारी यही प्राथमिकता रहेगी कि धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति का आरक्षण नहीं होगा, केवल आर्थिक आधार पर में आरक्षण होगा। जो आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति हैं उनको आरक्षण में उनको उनकी पूरा भागीदारी होनी चाहिए। मुझे लगता है इससे देश में विकास भी होगा और प्रदेश में भी विकास होगा। ये बात तो ठीक है कि धर्म के नाम पर आरक्षण ये कहीं से संवैधानिक तो नहीं लगता है, लेकिन सवाल ये उठता है, मेरा जो प्रश्न था, मूल प्रश्न पर फिर से आती हूँ, क्योंकि कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल ये वो राज्य हैं जहां पर महत्वपूर्ण रूप से रिटायर्ड जो आर्मी मैन हैं उनकी संख्या ज्यादा है और भारतीय जनता पार्टी के सामने ओपीएस का एक जो परिणाम है, आपने हिमाचल प्रदेश में ऑलरेडी आप देख चुके हैं। कांग्रेस ओपीएस का नारा बुलंद कर रही थी, कांग्रेस भ्रष्टाचार का नारा बुलंद कर रही थी। क्या आप लोगों के लिए ये दांव जो खेला गया है उन मुद्दों को पीछे करने का एक आधार है? नहीं, देखिए मैं कह रहा हूं जो भी राजनीति हो रही है, राजनीति आप हमेशा से ही देखेंगे जो कि हर एक विषय को आगे रख करके किया जा रहा है। कोई भी ऐसा एजेंडा नहीं है जो कि हम अपने अंदर में छुपा करके रखे हुए हैं। जनता के सामने, जनता के समक्ष हमने अपनी पूरी तरह से बातें रखी है, पूरे विषय को रखा हुआ है और निश्चित तौर पर जनता भी हमें उस अनुकूल समझ करके और उसके बाद आशीर्वाद देती आई है। हमने उत्तराखंड में देखा, हमने उत्तर प्रदेश के अंदर में देखा, जहां पर एक इतिहास बदलने की कोशिश की गई जनता के द्वारा। तो निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं जो कर्नाटक हो चाहे कहीं पे भी, आज उत्तर पूर्वी हम लोगों ने देखा जो कि नॉर्थ ईस्ट में कहीं पे भी भाजपा का कोई स्थान नहीं था, लेकिन आज देख रहे हैं जो कि भाजपा का स्थान, भाजपा को सर्वोपरि माना जा रहा है, खास करके इन सब क्षेत्रों में भी। तो मुझे लगता है कर्नाटक के अंदर में भी इस तरह की बात होगी। दक्षिण के लिए भी, दक्षिण द्वार को खोलना और दक्षिण में भी अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए अपने हिंदुत्व के मुद्दे को नहीं छोड़ा है। प्रभात जी, आपके पास आते हुए, आप लोगों की तरफ की नाराजगी आ रही है, आप कह रहे हैं कि ये फैसला सही नहीं है। डीके शिव कुमार जी तो कह रहे हैं कि सरकार अगर कांग्रेस की बनती है तो फिर पूर्व स्थिति बहाल कर दी जाएगी, खत्म कर दिया जाएगा आरक्षण। दांव उल्टा नहीं पड़ जाएगा सर ऐसे में? क्या आपको लिंगायत या वोकालिगा समुदाय का वोट नहीं चाहिए? प्रभात जी, मैं आपका प्रश्न तो नहीं पा रहा था। मैं दोबारा अपना प्रश्न दोहरा देती हूँ। प्रभात जी, अभी आपको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैम, बोलिए। मेरा सवाल सीधा सीधा है, आप लोगों की नाराजगी है इस आरक्षण से। आपके नेता कहते हैं कि भाई हमारी सरकार आती है तो हम ये खत्म कर देंगे आरक्षण। तो अगर आरक्षण खत्म करेंगे तो दांव उल्टा नहीं क्या पड़ सकता है इस घोषणा से, इस ऐलान से? क्योंकि वोट तो वोकालिगा समुदाय और लिंगायत समुदाय का भी आपको चाहिए या नहीं चाहिए?
मैम आप सुनना, जी ये जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है ये बिल्कुल स्पष्ट है। 40% करप्शन वाले लोग आरोप लगा था, कोई जांच नहीं हुई, खुलेआम 40% वो कमीशन मांग रहे थे भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्री कर्नाटक के अंदर। और जहां तक हमारे वोकालिंगा भाई और लिंगायत भाइयों की बात है, वो भारतीय जनता पार्टी के इस हथकंडे को, इस षड्यंत्र को बखूबी जानते हैं। आज चुनाव जब 1 महीने बचा हुआ है, मुहाने पे खड़े हैं, जब इनको हार का डर सता रहा है, तब जाकर के ये आरक्षण का खेल खेल रहे हैं जिससे इनका करप्शन ढक जाए। लेकिन जनता सब जानती है, हमारे वोकालिंगा समुदाय के लोग भी जानते हैं, लिंगायत समुदाय के लोग भी जानते हैं, हमारे मुस्लिम भाई भी जानते हैं और पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे ऐसे हथकंडे को अपना करके सिर्फ और सिर्फ अपना करप्शन, अपना भ्रष्टाचार ढकना चाहती है। दूसरी बात, आज सवाल मुद्दा कर्नाटक के अंदर बेरोजगारी का है, महंगाई का है, खुलेआम मती लूट का है। इनके इस आरक्षण वाले प्रलोभन में कोई आने वाला नहीं। अगर आरक्षण का मुद्दा इतना महत्वपूर्ण नहीं है तो फिर कांग्रेस को यह स्टेटमेंट देना ही क्यों पड़ा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो फिर मुसलमानों के आरक्षण को फिर से बहाल कर दिया जाएगा? किससे लेकर देंगे आप? किसके हिस्से पर डाका डाला जाएगा? क्योंकि अगर आपको आरक्षण मुद्दा लगता ही नहीं तो फिर ऐसे स्टेटमेंट की जरूरत भी नहीं थी। आप सुनना जी, आरक्षण इससे पहले भी दिया गया था, कितना कल्याण हुआ और इनकी सरकार ने क्या कल्याण किया। आज देश में जहां प्रधानमंत्री जी यह कहते हैं कि हमारा देश इकोनॉमिक लेवल में 5वें नंबर पे आ चुका है, विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है, उस देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की व्यवस्था कर रही, ये गर्व करते हैं। तो ये दोहरी मानसिकता जब दिखाते हैं नहीं, ठीक है, इसका जवाब अभी रमाकांत जी देंगे, लेकिन दोहरी मानसिकता तो वहां पर भी नजर आती है ना कि अगर आरक्षण धर्म के नाम पर जिसे असंवैधानिक माना जाता है, मुसलमानों को दिया जाता है, तो फिर धर्म के ही नाम पर हिंदुओं को आरक्षण क्यों नहीं? आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? प्रभात जी मेरी सवाल सुन लीजिए, प्रभात जी मेरा सवाल सुन लीजिए, जनता बोलती है अंदर से आवाज। प्रभात जी मेरा सवाल सुन लीजिए। आरक्षण धर्म के नाम पर असंवैधानिक है। अगर आरक्षण मुसलमानों को आप दे सकते हैं तो फिर अगर वही आरक्षण हिंदुओं को मिलता है तो इस पर इतनी परेशानी क्यों है? अगर आप आज के आरक्षण को असंवैधानिक कहते हैं तो फिर मुसलमानों को दिया गया आरक्षण भी असंवैधानिक है। मैं ये कह रहा हूं कि चुनाव के सुनना सुनाइए सुन रहे हैं साहब, सुनाइए, बोल लीजिए 20 सेकंड में, फिर जवाब में लेके रमाकांत जी से जवाब लेती हूँ और फिर ब्रेक पर जाएंगे और फिर अविनाश जी के पास जाएंगे। कोई परेशानी नहीं है। हाँ, कांग्रेस पार्टी जब हमारे देश के अंदर संविधान बना था, बाबा साहब अंबेडकर ने उसमें आरक्षण की व्यवस्था की बात कही थी, तो हमारे महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोगों ने उसको बढ़ चढ़ के आगे बढ़ाने का काम किया था और हम आरक्षण के साथ बिल्कुल खड़े हैं। आप आरक्षण के साथ आरक्षण के आड़ में जब करप्शन छिपाया जाता है ना, आरक्षण के आड़ में, प्रभात जी, आरक्षण के आड़ में जब भ्रष्टाचार छिपाया जाता है, ठीक है, उसका 40% उसका जवाब अभी रमाकांत जी देंगे, लेकिन मेरा सवाल सीधा सा था, उसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं कि अगर मुसलमानों को आप आरक्षण दे सकते हैं, वो आपकी नजर में संवैधानिक है, तो हिंदुओं को दिया जाने वाला आरक्षण गलत क्यों हो रहा है? आप इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आप भ्रष्टाचार पर पानी पी कर कोसिए, जवाब देंगे रमाकांत जी, लेकिन मेरा सीधा सा सवाल यह है कि मुसलमानों को अगर आरक्षण दिया जा सकता है, वो संवैधानिक है, तो हिंदुओं को दिया जाने वाला आरक्षण आपकी नजर में असंवैधानिक क्यों हो जाता है? सबसे पहले अविनाश जी के पास जाना चाहती हूँ, क्योंकि अविनाश जी, खासतौर से कर्नाटक की अगर राजनीति की बात की जाए तो बीते दिनों हमने देखा, चाहे वो वीर सावरकर का मुद्दा हो या फिर टीपू सुल्तान का मुद्दा हो, भारतीय जनता पार्टी ने हर मुद्दे को अपने तरीके से एक स्टैंड लेते हुए प्रोजेक्ट किया। और अभी भी अगर आप देखिए तो कहा जाए कि कर्नाटक में जो दांव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिया गया है, चला गया है, वो क्या मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है? लावनी जी नमस्कार, आपके सारों श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। लावनी जी बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछ रही हैं आप, और कांग्रेस के प्रवक्ता अपने लीडर की तरह बिल्कुल कंफ्यूज नजर आए।
वो रिजर्वेशन को करप्शन से कंफ्यूज करके पता नहीं क्या कह रहे थे। देखिए, रिजर्वेशन एक ऐसी चीज है जिसको हर पार्टी ने कभी ना कभी एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया है, पर कांग्रेस ने तुष्टीकरण के चक्कर में पिछले 70 साल में इसका सबसे बुरा इस्तेमाल किया, क्योंकि उससे किसी का फायदा नहीं हुआ। किसी मुसलमान का किसी भी तरीके का तुष्टीकरण का जो भी इन्होंने पॉलिसी बनाई उसमें कोई मुसलमान का फायदा नहीं हुआ। यही असदुद्दीन ओवैसी भी कहते हैं और यही प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं कि भाई किसी का इन्होंने फायदा नहीं किया। अब आते हैं वोका लिंगा और लिंगायत जी पे। आप ये याद कीजिए लावनी जी, पिछले इलेक्शन में ये वोका लिंगा और लिंगायत को दूसरा धर्म का दर्जा दे रहे थे, उसको हिंदू धर्म से ही बाहर निकाल रहे थे। तो आज तो मैं इनको ये कहूंगा कि जब राहुल गांधी अपने दिल्ली के मकान से, क्योंकि वो एमपी नहीं रहे, इसमें बाहर निकाले जा रहे हैं, तो इनकी जो मंशा हिंदू धर्म से वो का लिंगा और लिंगायत को निकालने की थी, तो ये फल देख लीजिए कि 4 साल के अंदर राहुल गांधी एमपी से भी बाहर हो गए और बंगले से भी बाहर हो गए। और जहां तक कर्नाटक का सवाल है, कर्नाटक में जो भी भाजपा की पॉलिसी चल रही है, चाहे वो रिजर्वेशन की पॉलिसी हो, चाहे वो का लिंगा और लिंगायत की बात हो, आप देखिए बड़े बड़े लीडर उनके जो रहे हैं वो इन दोनों कम्युनिटी से आते हैं। शायद उनकी ख्याति भी यही रही है। येदियुरप्पा कहां से आते हैं, दुनिया जानती है कि वो उनका जो ओहदा है वो इतना बड़ा क्यों है, वो किस कम्युनिटी से आते हैं। तो बीजेपी या भाजपा या जनसंघ जब से बनी है तब से वो रिजर्वेशन के मामले में, आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी को जब मौका लगा 2018-19 में, तब उन्होंने क्या कहा, 10% उन्होंने फॉरवर्ड को रिजर्वेशन दिया इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे। इसी तरह से रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर की बात हुई मंडल कमीशन के बाद। तो ये पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल की है अन्य पार्टियों ने। बीजेपी ने सबका साथ सबका विकास के मंत्र को आगे बढ़ते हुए इस रिजर्वेशन पॉलिसी को आगे बढ़ाना चाहती है, उसके साथ रहना चाहती है, पर ये देखना चाहती है तो जो डिजर्विंग हो, जिनको जरूरत हो उसको मिले। जिनको जरूरत उनको आरक्षण। प्रभात जी, जिनको जरूरत उनको आरक्षण। और जब आरक्षण की बात आ रही है, भारतीय जनता पार्टी, जैसा अविनाश जी कह रहे हैं, भाई सबका साथ सबका विकास करना है, तो इस आधार पर उन्होंने ये आरक्षण किया। लेकिन मैं अपने पुराने वाले प्रश्न को भी इसके साथ जोड़ते हुए फिर से आपके पास आ रही हूं। आप लोग कह रहे हैं कि ये जो आरक्षण दिया गया है वो गलत है, असंवैधानिक है। तो मेरा सवाल सीधा सीधा है, मुसलमानों को आरक्षण दिया तो क्या वो संवैधानिक था, और हिंदुओं को आरक्षण दिया तो वह असंवैधानिक हो गया, क्यों? मैडम मैंने पहले भी कहा, फिर अपनी बात दोहरा रहा हूं, मैं न खुद को देने को असंवैधानिक कह रहा हूं, न मुसलमानों को देने को। नहीं, मुसलमानों को देने को तो आप ही लोग कह रहे हैं ना। आप कह रहे हैं ना कि आपकी सरकार बनेगी तो आप फिर से पूर्ववत स्थिति कर देंगे, यानी आप बहाल कर देंगे। 5 वर्ष ये सत्ता में थे, अगर 5 वर्ष पूर्व इस पर इनको विचार नहीं आया, और मैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से पूछना चाहता हूं, इनकी जो मातृ संगठन है ना आरएसएस, मैडम सुन तो लो। सुन ही रहे हैं सर तब से आपको, मेरे सवाल का जवाब तो नहीं आया लेकिन बहुत सारी बातें सुन रहे हैं। अरे भाई, ये अलग अलग बातें होती है, रिजर्वेशन अलग होता है, करप्शन अलग होता है। हाँ, तो रिजर्वेशन टॉपिक है, मिश्रा जी, रिजर्वेशन अलग होता है, करप्शन अलग होता है, लेकिन आप रिजर्वेशन के फैसले पे इतना बौखला क्यों गए थे? चलते हैं, उसके बारे में ये अपनी नीति स्पष्ट कर दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। बिल्कुल सही। आरक्षण पर नीति स्पष्ट करना, गोल गोल मत घुमाना मिश्रा जी। कंफ्यूज तो आप खुद हो गए ना, कंफ्यूज तो आप लोग खुद हो गए। रमाकांत जी और प्रभात जी को आमने सामने लेकर आइए। प्रभात जी, रमाकांत जी की आवाज नहीं सुन पा रही हूं मैं कह रहा हूं जी कि इनके राष्ट्रीय विकास परिषद के बैठक में इनके पूर्व प्रधानमंत्री ने इन्होंने कहा था जो कि देश पर संसाधनों का पहला हक मुसलमानों का है। ये किस तरह की राजनीति थी? क्या तुष्टीकरण की राजनीति थी? ये क्या तुष्टीकरण की राजनीति थी? और जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, 1951 से लेकर के 2014 तक हमने देखा कि किस तरह से घोटाले की सरकार रहा करती थी। 55-60 सालों से हमने देखा, जो कॉमनवेल्थ घोटाला हो, चाहे 2G हो, चाहे कोयला घोटाला हो, सुप्रीम कोर्ट ने भी 100 ऐसे आवंटन को रद्द किया था। भ्रष्टाचार की कांग्रेस बात न करे, भ्रष्टाचार इनके डीएनए में फैला हुआ है, भ्रष्टाचार इनके डीएनए में फैला हुआ है। तुष्टीकरण की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी। आप जी, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, तुष्टीकरण की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी। इस तरह की राजनीति नहीं चलेगी भैया, इस तरह की राजनीति आपको देश को जवाब देना पड़ेगा। आप माफी मांगिए, देश को जवाब देना पड़ेगा।
देश पर संसाधन जो भी संसाधन है देश पर, देश के हर एक नागरिक का अधिकार है, देश के हर एक नागरिक का अधिकार है, देश के हर एक नागरिक का अधिकार है, देश के संसाधनों के ऊपर में देश के हर एक नागरिक का अधिकार नहीं है। सवाल करे तो माफी मांगे। अरे जवाब दो मिश्रा जी, 1900 जवाब इमरजेंसी के लिए माफी मांगिए। अरे आपके इमरजेंसी के लिए क्या कहा की बैठक में राष्ट्रीय परिषद ने क्यों ऐसी बात कही? अच्छा एक बात क्या प्रभात जी आप समझा सकते हैं? प्रभात जी एक बात समझा सकते हैं? ठीक है रमाकांत जी, रमाकांत जी एक मिनट में आ रही हूँ आपके पास। प्रभात जी क्या एक बात आप समझा सकते हैं? आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा, फिर अविनाश जी मैं आपके पास भी आ रही हूँ, रमाकांत जी आपको भी मंच दूंगी जरूर, लेकिन प्रभात जी आप जल्दी से अगर 20 सेकंड में समझा सके। अभी थोड़ी देर पहले ही जब इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी आपने पहला कॉमेंट किया था भ्रष्टाचार और आरक्षण दो अलग अलग मुद्दे हैं। अगर आपकी नजर में भ्रष्टाचार और आरक्षण दो अलग मुद्दे हैं तो डीके शिव कुमार साहब ये बार बार क्यों कह रहे हैं? क्यों आपके नेता बार बार आकर ये कह रहे हैं कि भाई हम आएंगे तो मुसलमानों के आरक्षण को वापस कर देंगे? छोड़िए ना, आरक्षण तो मुद्दा नहीं है ना, भ्रष्टाचार के मुद्दे को आपको पकड़ कर रखना चाहिए था। और भी बातें कही है, सिर्फ एक पंक्ति को कोड मत किया कीजिए। नहीं ये पंक्ति इसलिए कोड कर रही हूँ क्योंकि मेरा मुद्दा आज यही है ना, अब मैं मुद्दे से बाहर तो नहीं जा सकती, आपके पास जवाब नहीं है इसलिए आप मुद्दे को डाइवर्स कर सकते हैं, लेकिन मेरा मुद्दा जो है मैं उस मुद्दे पर रहूंगी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर आपको आरक्षण से कोई तकलीफ नहीं है तो फिर आपके नेता आरक्षण को लेकर ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? प्रभात जी आरक्षण को लेकर के मेरे नेता बयान नहीं देते, बयान देते हैं जो बयान वीर है ना हमारे डीके शिव कुमार जी, जो कह रहे हो सुना है कि नहीं आपने, ये बता दीजिए। अच्छा डीके शिव कुमार जी को सुना है या नहीं सुना है? समीक्षा होनी चाहिए। उन्होंने जो कहा है वो सुना है या नहीं सुना है, या बिना सुने आप आ गए डिबेट पर? सुना है ना उन्होंने क्या कहा है? आपने ये सुना है ना क्यों क्या कहा उन्होंने, क्या कहा है? सुना है या नहीं सुना है, या पढ़ा है कहीं देखा है या नहीं, या आप बिना देखे बिना पढ़े आ गए आप? डीके शिव कुमार ने जो कहा है वो आपने सुना है, देखा है, पढ़ा है? क्या कहा है उन्होंने? जाकर के उन्होंने यही बात क्या कहा है उन्होंने? करवा लो मैडम, मैंने उनका बयान सुना है। सुनिए सर, सुन लीजिए, अगर आपने नहीं सुना है सर और तो आप देख सकते हैं वो बयान इस वक्त टीवी स्क्रीन पर चल रहा है। हमारे भाई और परिवार के सदस्य, कांग्रेस पार्टी अगले 45 दिनों में सत्ता में आएगी और हम इस बदलाव मतलब इसे बदल देंगे। सरकार अगर सोचती है कि आरक्षण को संपत्ति की तरह बांटा जा सकता है, मगर ये संपत्ति नहीं है, ये अल्पसंख्यकों का अधिकार है, ये अल्पसंख्यकों का अधिकार है। हम नहीं चाहते कि उनका 4% आरक्षण खत्म हो और किसी बड़े समुदाय को दे दिया जाए। इसका क्या मतलब है? इस बयान का क्या मतलब निकालूं फिर? मैं वही तो बोल रहा हूं। हाँ बताइए 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 बताइए। अधिकार है जो किसका? दबे पिछड़े कुचले वाले मुसलमान कब से दबा पिछड़ा हो गया? फिर ये बता दीजिए, 2% से 20% से ज्यादा की आबादी होने वाली है, कहां से वो अल्पसंख्यक हो गया? पहला तो सवाल ये भी हो जाता है। कई सवाल है सर, एक सवाल से कई सवाल निकल रहे हैं। अविनाश जी, अविनाश जी, प्रभात जी मेरी हर बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, बस गोल गोल घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, या यूं कहें कि ना उनसे उगला जा रहा है ना उनसे निकला जा रहा है। बिल्कुल, देखिए लाभली जी, कांग्रेस के प्रवक्ताओं के साथ दिक्कत ही यही रही है कि आधा वोट इनके राहुल गांधी काट देते हैं और आधा वोट जो प्रवक्ता है वो अपना कटवा लेते हैं, क्योंकि ये पढ़ लिख के तो आते नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा कि रिजर्वेशन जो चीज है वो इन लोगों के लिए है, उसको कहते हैं रीजनेबल क्लासिफिकेशन। आप रीजनेबल क्लासिफिकेशन के तहत ही रिजर्वेशन दे सकते हैं। वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन वो का लिंगा के साथ एप्लीकेबल हो सकता है, वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन किसी और समुदाय के साथ जो इकोनॉमिकली वीकर हो, जो सोशली वीकर हो। आप ये बताइए कि 20% की आबादी मुसलमान की, क्या ये सोशली और इकोनॉमिकली वीकर है? हाँ है। इनके अंदर जो पसमंदा मुसलमान है, जिसकी बात प्रधानमंत्री मन की बात से करते हैं, उनके सारे MP MLA गांव गांव जाकर के उनके उस समुदाय में घूमते हैं। अगर उनको रिजर्वेशन प्रधानमंत्री देते हैं तो ये हुआ सबका साथ सबका विकास। पर डीके शिव कुमार जैसे बेल पर करप्शन के इल्जाम में ED और CBI से गिरे जो बेल पे घूम रहे हैं, वो करप्शन की बात कर रहे हैं और रिजर्वेशन को मुसलमान के नाम से जोड़कर, जिस तरह मनमोहन सिंह ने बोला था इस देश में संसाधन मुसलमानों का हक है, उसी तरीके का काम डीके शिव कुमार कर रहे हैं। तो मुसलमान को तुष्टीकरण, मुसलमान को तुष्टीकरण की कोशिश है। पर जिस चीज को जानकारी करवाया उसका को जेलटी बनवाया और आज देखिए कि ये सरकार के बाहर है।
उसी तरीके से ये फिर मुंह की खाएंगे, फिर ये मुसलमानों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे चिल्लाने से नहीं होगा आजाद भाई। और डीके आप गलत बोल रहे हो, कोट कर रहे हैं। उनको इस वक्त करप्शन की बात करनी चाहिए। और ठीक है, प्रभात जी कुछ कह रहे हैं। आवाज आ रही है ना? जी प्रभात जी बोलिए बोलिए। जी ने अल्पसंख्यकों की बात करी थी, ना कि मुसलमानों की बात करी थी। अरे क्या बात कर प्रभात अरे जी, मनमोहन सिंह ने सीधा बोला, इस प्रभात देश जी। के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है। क्या आप मनमोहन सिंह से आप एग्री करते हैं या नहीं करते हैं? और नहीं करते हैं तो देश से माफी मांगिए पहले तो। बताइए प्रभात जी। माफी मांगिए कैसे आप? प्रभात जी, मुझे लगता है अविनाश जी आपकी बात नहीं पहुंची उन तक। अरे पहुंची है, पर इनके दिमाग के अंदर नहीं चाहिए, ये कंफ्यूज लोग हैं। रमाकांत जी, ठीक है, रमाकांत जी को जरा ले आती हूँ, जरा मंच पर रमाकांत जी आ रही हो, प्रभात जी आपके पास भी आ रही हो। रमाकांत जी, लेकिन देखिए इतना जरूर है, एक बात तो तय हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी अपने स्टैंड पर कायम है और स्टैंड क्लियर कर दिया गया है कि हिंदुत्व आपका एजेंडा होगा। लेकिन क्या आपको लगता है, मैं दोबारा फिर से जो मेरा पहला प्रश्न था उस पर आ रही हूं, कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व का एक कार्ड खेला है, ध्रुवीकरण कहा जा रहा है, होगा, फायदा हो सकता है आपको, ये समय के गर्त में है। लेकिन दूसरी तरफ अगर कांग्रेस ओपीएस के मुद्दे को उठा लेती है तो क्या आपको लगता है कि उससे आपके लिए एक चुनौती होगी? देखिए लावनी जी, यहाँ पर देखिए संवैधानिक तरीके से सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, सारे अपने विषय जनता के सामने रख सकते हैं। देखिए जनता किसको आशीर्वाद देती है, वो सारी तकनीकी चीजों को ध्यान में रखते हुए जनता कभी किसी को आशीर्वाद देती है। मैं एक चीज जरूर यहाँ पर कोट करना चाहूंगा, क्योंकि मनमोहन सिंह जी का बयान अभी ये कह रहे थे, अल्पसंख्यक की बात कर रहे थे। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल स्पष्ट रूप से है, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक के अंदर में उन्होंने इस तरह के वक्तव्य दिए थे और इस वक्तव्य को कोई काट नहीं सकता। बल्कि मैं कह रहा हूं, जो कि खास करके तुष्टीकरण की राजनीति जिस तरह से आज हमने 55-60 सालों में देखा देश के अंदर में, अब वो चीज नहीं चलेगी। उसका खामियाजा 2014 में भी देखा जा चुका है कि एंटनी साहब की रिपोर्ट आई थी कि आपने बहुसंख्यकों को नकारा और आपने उसका नतीजा देख लिया। बहरहाल समय की कुछ सीमाएं हैं, इसलिए चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। लेकिन कर्नाटक का चुनाव है और इसीलिए सत्ता का महासंग्राम कार्यक्रम भी जल्द ही शुरू होगा और उसमें भी कर्नाटक का मुद्दा होगा। आप हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे। फिलहाल आज के लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बड़ा दांव तो चल दिया गया है, लेकिन ये दांव क्या वाकई मास्टर स्ट्रोक साबित होगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन समय बहुत दिलचस्प होगा, नजर बनी रहेगी। फिलहाल अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।